Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So I welcome you all to the Polity series for UPSC Prelims 2025. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, जिससे एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे ही जाते हैं। डायरेक्टली आर्टिकल से ही क्वेश्चंस आता है फंडामेंटल राइट्स का। ये कंप्लीट वीडियो फंडामेंटल राइट्स का जो आप आज देखोगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 डील्स करता है फंडामेंटल राइट्स से। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और उसके अंदर आर्टिकल 12 to 35 ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का आइडिया कहां से लिया गया था? तो ये बेसिकली यूएस के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया था। ये भी याद रखना है कि पार्ट 3 को माग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बेसिकली माग्ना कार्टा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है चार्टर या एक ऑर्डर। तो बेसिकली पार्ट 3 जो है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का माग्ना कार्टा है और ये जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये जस्टिसिएबल है। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है या फंडामेंटल राइट्स आपसे कोई छीनता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। यानी कि ये जस्टिसिएबल है, यानी कि इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हो गई फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इनको क्यों बोला जाता है, वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। यानी कि दूसरा जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आखिर इन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि दे आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज देम। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स है ना जो एक सिटीजन को एक फ्रीडम या लिबर्टी के साथ जीने के लिए राइट्स इंश्योर करते हैं। यानी कि ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही बेसिक राइट्स है जो आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है क्योंकि ये संविधान के अंदर मेंशन्ड है और सुप्रीम कोर्ट या कह ले कि संविधान खुद इसको गारंटीज करता है। दूसरा है कि ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल है यानी कि इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स है। यानी कि कोई भी अगर आपसे आपका फंडामेंटल राइट्स छीनता है, वायलेट करता है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट्स में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो फंडामेंटल राइट्स इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही बेसिक राइट्स है। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यानी कि हमारे देश में डेमोक्रेसी तो है, बट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कब आएगा? जब हमारे पास फ्रीडम होगी, जब हमारे पास राइट्स होगी। तो राइट्स को इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे देश में बना रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दूसरा बात है कि दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द ट्राइनरी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ लेजिस्लेचर। यानी कि अत्याचार, एग्जीक्यूटिव के अत्याचार से आपको बचाता है और लेजिस्लेचर की मनमानी से आपको बचाता है। यानी कि लेजिस्लेचर बेसिकली गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो लॉस बनाता है और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो लॉस को एग्जीक्यूट करवाता है। अब लेजिस्लेचर आर्बिट्री लॉस ना बना पाए, यानी कि अपने मनमाने ढंग से कोई भी लॉ को ना बनाए, और एग्जीक्यूटिव अत्याचार करके लोगों के ऊपर उस लॉ को एग्जीक्यूट ना करवाए, ये कौन चेक करता है? फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स एक लिमिटेशन लगाता है एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर के ऊपर, क्योंकि ये स्टैब्लिश करना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ अ मैन। यानी कि ये लॉ का गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहता है, यानी कि जो सरकार बने वो नियम के हिसाब से चले, ना कि कोई एक इंडिविजुअल इंसान के कहने पे चले। तो ये कुछ बेसिक्स फंडामेंटल राइट्स
के बारे में पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है, यहां से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास कितने टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वैसे तो हमारे पास जब संविधान बना था तो 7 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हुए करते थे, जिसमें से पहला था राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक डील करता था। दूसरा था राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 टू 22 था। थर्ड था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। फोर्थ था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि धार्मिक आजादी, 25 टू 28। नेक्स्ट था हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 29 टू 30। सिक्स्थ था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। और सेवेंथ था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। बट इसमें से जो सबसे डिबेटेबल फंडामेंटल राइट्स था, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे केसेस हुए, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स था जो कि बहुत ज्यादा डिबेट में रहा। तो फाइनली 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया और उसको बना दिया गया लीगल राइट्स। आर्टिकल 300A पार्ट 12 में राइट टू प्रॉपर्टी अब बन गया एक लीगल राइट्स। अब जब ये बन गया एक लीगल राइट्स तो अब ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा, यानी कि अब यहां पे लिमिटेशंस हट गए। तो इसीलिए क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डिबेट में था, क्यों था डिबेट में ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। बट अभी के लिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स ही बच गए। तो ये तो हो गई कितने फंडामेंटल राइट्स है और उनका डिवीजन। अब हम देख लेते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स को। फंडामेंटल राइट्स का क्या क्या फीचर्स होता है। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी, किनको अवेलेबल है। तो कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को अवेलेबल है, कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट अवेलेबल है वो है 15, 16, 19, 29, 30, यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, चाहे वो 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, जितने भी फंडामेंटल राइट्स बच गए वो सारे के सारे फॉरेनर्स और सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30 ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है और रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे बोला जा रहा है कि नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपको मिला तो है बट ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। ये क्वालिफाइड है, यानी कि पार्लियामेंट इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन तो लगा सकता है बट अल्टीमेटली वो रेस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और ये चेक कौन करेगा, तो ये चेक कर रहा होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू में चेक करेगा कि जो इंपोजिशन स्टेट ने लगाया है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो लगाया है, क्या वो सच में रीजनेबल है, जेन्युइन है, ये चेक करता है। यानी कि याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शंस ऑफ स्टेट। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो है ना, स्टेट क्या करता है कि आपके राइट्स को लिमिट करना चाहता है आर्बिट्री मैनर से, यानी कि मनमाने ढंग से। वहीं पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो इसके अगेंस्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स के जो आर्बिट्री एक्शंस होते हैं, मनमाने एक्शंस, उनके अगेंस्ट अवेलेबल होता है। इसीलिए कई बार इसे कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये नेगेटिव इन कैरेक्टर भी है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये नेगेटिव भी होता है क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये जस्टिसिएबल होता है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये क्या होता है, जस्टिसिएबल होता है। जस्टिसिएबल यानी कि आप कोर्ट में इसे इन्फोर्स कर सकते हैं, दे आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। फिफ्थ पॉइंट है कि दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसका खुद प्रोटेक्शन करता है। तो पहला तो ये हो गया कि ये जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट्स में भी सुप्रीम कोर्ट इसको गारंटीड करता है, प्रोटेक्ट करता है। सिक्स्थ पॉइंट है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट विदाउट अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो करेगा, बट वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में दिया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंदा भारती केस, तो बेसिक स्ट्रक्चर को वो क्या कर सकता है, अमेंड नहीं कर सकता है। सेवेंथ पॉइंट बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसीज के समय सस्पेंड किया जा सकता है, बट 20 और 21 को छोड़ के, यानी कि फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 जो है ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, एक्सेप्ट उसके बाद आप जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड कर सकते हो। तो ये तो हो गई फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के बारे में कुछ बातें। अब जो सबसे पहला हमारा आर्टिकल 12 है, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स नहीं देता है, ये स्टेट को डिफाइन करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स स्टेट के ही अगेंस्ट है, आर्बिट्री एक्शन से। तो बेसिकली स्टेट है क्या, स्टेट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो ये हमें पता चलता है आर्टिकल 12 से। तो स्टेट जो है ये काफी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। तो इसके अंदर पहला कंपोनेंट जो आता है वो है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा कंपोनेंट जो आता है वो आता है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। तीसरा कंपोनेंट जो आता है वो जितने भी लोकल अथॉरिटीज होते हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये सब जितने भी लोकल अथॉरिटीज है ये आ गए। और फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारा स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जैसे LIC, ONGC, सेल। ये चार कंपोनेंट मिलके हमारा स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ रहा है, यूनियन टेरिटरीज भी आ रही है, लोकल अथॉरिटीज भी आ रही है, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज भी आ रही है। इवन अगर कोई प्राइवेट एंटिटीज है जो कि पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे NCERT, ONGC, ये भी क्या होंगे, स्टेट के अंदर आएंगे। यानी कि कोई प्राइवेट एंटिटीज अगर स्टेट के लिए काम कर रहा है तो वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है। यानी कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन है ये काफी बड़ा है। तो ऑल द कंपोनेंट्स जो है वो स्टेट के अंदर आ ही जाते हैं कैसे ना कैसे करके। तो ये था आर्टिकल 12। अब हम लोग डील करते हैं आर्टिकल 13 से, दैट इज योर आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 किस चीज के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 13 भी किसी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं करता है। यह बोलता है कि लॉस इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसे नियम को बनाता है जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करता है, तो आर्टिकल 13 बोलता है कि उन लॉस को इनवैलिड कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो लॉ इनवैलिड है। इंपॉर्टेंस क्या है? ये जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं बताता है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पावर है कि किसी भी लॉ को जो कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, उसको इनवैलिड कर दे। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का हार्ट है, धड़कन है। Empowers court to strike down laws that violate fundamental rights। जो भी फंडामेंटल राइट्स को लॉ वायलेट करते हैं उसको कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर दे, खत्म कर दे।
और सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स को ये बना के रखता है। अब आर्टिकल 13 जो है ये भी क्या है, लिमिट, इसके भी अलग अलग प्रोविजंस है। आर्टिकल 13 जो है इसके भी अलग अलग आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(1) क्या बोलता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कि जब हमारा संविधान बना, हमारा संविधान कब से आया, संविधान 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया। बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इफेक्ट में 26 जनवरी से आया। यानी कि इससे पहले के जितने भी लॉ है उसे कहा जाएगा प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के किसी भी लॉ में यह है कि वो फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसे भी क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बताता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद बने हैं, यानी कि संविधान के इफेक्ट के आने के बाद बने हैं, अगर उसके अंदर भी कोई लॉज है जो फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे हैं, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, आर्टिकल 13 के तहत खत्म कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों ये बोल रहा है कि चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इनवैलिडेट करता है, फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करता है, तो वो लॉ अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। उसी तरीके से आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 क्या डिफाइन करता है कि आखिर लॉज है क्या, तो लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस भी आता है, ऑर्डर्स भी आता है, बाई लॉज भी आता है, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, यानी कि हर वो चीज जो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे लॉ के डेफिनेशन में आते हैं। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 क्या बोलता है कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये डिक्लेयर किया गया था, जो अमेंडमेंट्स होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स है ये लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13। यानी कि पार्लियामेंट अगर किसी भी पार्ट को अमेंड करता है तो अमेंडमेंट्स क्योंकि नहीं लिखा हुआ है तो अमेंडमेंट्स लॉ नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड अगर कर देता है तो आर्टिकल 13 में आप उसको ये नहीं कर सकते कि वायलेट कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 13 में कहीं भी अमेंडमेंट्स नहीं लिखा गया है। बट यहीं पे सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट होता है केशवानंदा भारती केस, जो बोलता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज किया जा सकता है अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को दिक्कत करेगा, अगर ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट है तो आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जाएगा। ये केशवानंदा भारती केस में बोला गया, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब आर्टिकल 13 में आते हैं जिसमें हमें डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 13 के अंदर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे डील किए गए हैं आर्टिकल 13 में। वो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक तो है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और एक है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये 2 चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब सबसे पहले समझते हैं एक्लिप्स क्या होता है। एक्लिप्स बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ढक देता है, तो दैट इज नोन एज एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स होता है जहां पे सन मून को ढक देता है। बट फिर भी आप अगर देखो तो सन का तो एग्जिस्टेंस है, बस उसने क्या किया है, मून ने सन को ढक दिया है या अर्थ ने सन को ढक दिया है, तो ये एक्लिप्स है। तो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये बोलता है कि अगर कोई भी लॉ है जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स को, तो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है कि उस लॉ के उस पार्ट को, जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, वो ढक देता है, यानी कि टेम्परली इनऑपरेट कर देता है, एक्लिप्स कर देता है। डेफिनेशन देखें, इफ अ लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स इट इज नॉट कंप्लीटली वॉइड बट बिकम्स टेम्परली इनऑपरेटिव। यानी कि समझिए कि कोई लॉ है, कोई एक पर्टिकुलर लॉ है जिसका एक पार्ट जो है ये खाली फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, बाकी सारा इसका पार्ट सही है।
तो ये जो पूरा का पूरा लॉ है इनको वॉइड नहीं किया जाएगा, इसको इनवैलिड नहीं किया जाएगा। बाकी सारे के सारे इसके जो पॉइंट्स है वो वैलिड रहेंगे। खाली जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था इसको क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स एक्लिप्स कर देगा, यानी कि टेम्परली इनऑपरेट कर देगा। फिर आप इसको अगर अमेंड करके सही कर दोगे तो ये भी वापस से आ जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा लॉ को वायलेट कर इनवैलिड करने से अच्छा है कि जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है बस उसको क्या कर दो, फंडामेंटल राइट्स एक्लिप्स करके टेम्परली इनऑपरेटिव बना देता है। ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलता है, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेटिबिलिटी भी बोलते हैं, यानी कि सेपरेट करना। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी ये बोलता है कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है, यानी कि संविधान के बनने से पहले जो भी लॉज बने थे उन्हें हमें क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा। जो भी लॉज उसमें से पास हो जाते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करते हैं, वो तो आपका चलेगा, जैसे कंटिन्यूएंसी में है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो भी लॉज उसमें से पास नहीं हो पाते, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं, उनको क्या किया जाएगा, स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई लॉ है जिसका एक पर्टिकुलर पार्ट खाली फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो बस उसी पार्ट को क्या किया जाएगा, सेपरेट करके स्ट्रक डाउन किया जाएगा। रेस्ट ऑफ द लॉ जो है वो ऑपरेट में रहेगा। यानी कि एक टाइप से डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये फिल्ट्रेशन का काम करता है कि जो लॉस फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं इनवैलिड कर, मतलब फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर रहे हैं या उसको अगेंस्ट है, उसको रोक दो, बाकी रेस्ट ऑफ द लॉ रह सकता है। तो ये याद रखना है कि इफ अ पार्ट ऑफ लॉ इज फाउंड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओनली दैट इनवैलिड पार्ट विल बी स्ट्रक डाउन व्हाइल रेस्ट ऑफ द लॉ रिमेन वैलिड। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब आते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार ये डिबेट में रहा है कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, क्या हमारे पास ये पावर है कि हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करें या नहीं। तो इसके लिए 3 लैंडमार्क जजमेंट केसेस को हमें देखना होगा, दैट इज योर शंकरीय प्रसाद केस, गोलकनाथ केस एंड केशवानंदा भारती केस। तो बेसिकली शंकरीय प्रसाद केस 1951 में पार्लियामेंट में ये सीधा सीधा कहा, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधा सीधा कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरा का पूरा पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का। यानी कि पार्लियामेंट जैसे चाहे जब चाहे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता, पूरा का पूरा पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। ये हो गया शंकरीय प्रसाद केस 1951। लेकिन इसी के रिलेटेड कुछ ऐसा केस हुआ कि गोलकनाथ में इसे चैलेंज कर दिया गया, गोलकनाथ केस ऑफ 1967। इसमें इस बात को चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या जजमेंट दिया, इस जजमेंट को देखते हुए कि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसीडेंटल है। ट्रांसीडेंटल मतलब यानी कि पूजनीय है, जिसको आप छू ही नहीं सकते, और इसीलिए पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है। गोलकनाथ केस में 1967 ने सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसीडेंटल है, वो भगवान के रूप में, आप उसको छू ही नहीं सकते। तो पार्लियामेंट को यही बात खराब लग गया, तो पार्लियामेंट में ले आया 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें यह बोला गया कि अमेंडमेंट जो होगा ये लॉ के अंदर आर्टिकल 13 में आता ही नहीं है, तो आप इसको जुडिशियल रिव्यू में लाके चैलेंज कर ही नहीं सकते। अब यहां पे फिर से फंस गया सुप्रीम कोर्ट। तब होता है एक लैंडमार्क जजमेंट, जो कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का होता है, केशवानंदा भारती केस 1973, वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हां, पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे, कोई नहीं रोक सकता। बट एक चीज यहां पे उसको याद रखना है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता।
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, ये आज तक सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कभी भी डिफाइन किया ही नहीं है। अब यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन पूरा डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, ये तो आया ही 1973 में। पार्लियामेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। बट फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो या किसी भी पार्ट को अमेंड करे, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से पूरा केसेस के साथ। बट अभी के लिए जो करंट सिचुएशन है, जो अभी चल रहा है, वो ये है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में चेंजेस नहीं होने चाहिए। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, ये आज तक किसी को पता चला ही नहीं है। तो ये जो आज का वीडियो था, ये तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स के बारे में था। अभी हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस करना स्टार्ट ही नहीं किया। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके फंडामेंटल राइट्स आने वाले वीडियो में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।